बिंदु घबराते हुए कहती है, ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया कायर? कहाँ जा रहे हो मुझे अकेला छोड़कर? कायर बिंदु की बात का कुछ जवाब नहीं देता है और अपने कदम आगे बढ़ाते रहता है। कायर के बर्ताव में अचानक से परिवर्तन होता देख बिंदु घबरा जाती है। बिंदु भागते हुए कायर के पास जाती है और उसे पीछे से अपनी बाहों में जकड़ लेती है। बिंदु ने कायर को कसकर पकड़ लिया था। बिंदु को कायर के दिल की धड़कन सुनाई देने लग गई थी। कायर का दिल जोरों से धड़क रहा था। बिंदु एक लंबी आह भरती है, फिर कहती है, कहाँ जा रहे थे मुझे छोड़कर कायर? कायर कुछ जवाब नहीं देता है, चुप ही खड़ा रहता है। बिंदु फिर पूछती है, बोलो कायर, तुम चुप क्यों हो? कहाँ जा रहे थे मुझे छोड़कर? कायर पीछे पलटकर बिंदु की आंखों में देखते हुए कहता है, मैं तुम्हें छोड़कर कहाँ जा सकता हूँ बिंदु, मैं तो बस मजाक कर रहा था। बिंदु कायर को अपनी गुस्से से भरी निगाहें दिखाते हुए कहती है, क्या कहा तुमने? मजाक? भला ऐसा भी कोई मजाक करता है क्या? तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तुम्हें पता है कितना घबरा गई थी मैं? कायर अपने कान पकड़ते हुए कहता है, सॉरी बिंदु, आज के बाद ऐसा मजाक फिर कभी नहीं करूंगा, पक्का प्रॉमिस। बिंदु कायर के साथ शरारत करते हुए कहती है, अब बस कान ही पकड़ोगे कि मुझे भी पकड़ोगे? कायर बिंदु को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, रुको, अभी पकड़ कर दिखाता हूं मैं तुम्हें। कायर बिंदु को पकड़ पाता उससे पहले ही बिंदु वहां से ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ भागने लग जाती है। कायर भी उसके पीछे पीछे भागने लग जाता है। कुछ ही देर में कायर और बिंदु ग्रेवयार्ड कोठी पहुंच जाते हैं। ग्रेवयार्ड कोठी में कायर और बिंदु के सिवा कोई और नहीं था। ग्रेवयार्ड कोठी में खामोशी छाई हुई थी। बिंदु ग्रेवयार्ड कोठी की खामोशी को तोड़ते हुए कहती है, कायर, तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? कायर अपनी नजरें चारों तरफ दौड़ाते हुए कहता है, नहीं बिंदु, मुझे तो कुछ अजीब नहीं लग रहा। कायर मुंह बनाते हुए बिंदु से कहता है, तुम फिर से शुरू हो गई बिंदु। देखो, अगर तुम्हें नहीं करना तो मत करो, पर ऐसे नाटक मत करो। बिंदु कायर को समझाते हुए कहती है, नाटक नहीं कर रही हूँ कायर, सच कह रही हूँ। कुछ अजीब सा लग रहा है आज मुझे ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर। कायर बिंदु का हाथ पकड़ते हुए कहता है, अजीब तो लगेगा ही ना, आज तुम और मैं अकेले जो है ग्रेवयार्ड कोठी में। हमेशा तो कोई ना कोई रहता था। हो सकता है इसी वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा हो। बिंदु ग्रेवयार्ड कोठी को देखते हुए कहती है, नहीं कायर, वो बात नहीं है। अब घुटन सी हो रही है मुझे आज ग्रेवयार्ड कोठी में, जो आज से पहले कभी नहीं हुई। कायर बिंदु को अपने नजदीक खींचता है और उसे अपने सीने से सटाते हुए कहता है, रुको, मैं अभी तुम्हारी सारी घुटन दूर कर देता हूँ। इतना कहकर कायर बिंदु के गालों को चूमने लग जाता है। बिंदु कायर को मना करते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो कायर तुम? कायर बिंदु के गालों को चूमते हुए कहता है, वही जो हम यहाँ पर करने आए हैं। बिंदु कायर के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए कहती है, तो यहीं पर शुरू हो जाओगे क्या? कमरे में नहीं चलोगे? कायर बिंदु का हाथ पकड़ते हुए कहता है, कमरे में चलने की क्या जरूरत है बिंदु, जब पूरी ग्रेवयार्ड कोठी ही हमारी है। हम तो कहीं पर भी कर सकते हैं। बिंदु कायर को मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं कायर, यहाँ हॉल में नहीं, कोई आ गया तो? कायर बिंदु को हैरानी के साथ देखते हुए कहता है, कौन आएगा बिंदु? तुम शायद भूल रही हो हम ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर हैं। लोग यहाँ पर दिन में भी आने से घबराते हैं, तो कोई रात में कैसे आ जाएगा? बिंदु अपनी बात पर अड़ी रहती है और कहती है, मुझे कुछ नहीं सुनना कायर, हम यहाँ पर नहीं कर सकते, तुम कहीं और चलो। कायर सीढ़ियों की तरफ देखते हुए कहता है, अच्छा ठीक है बाबा, युग के कमरे में चलते हैं, वहीं पर करेंगे। अब ठीक है, खुश हो? बिंदु सहमत होते हुए कहती है, हाँ ठीक है, चलो। इतना कहकर बिंदु ने युग के कमरे की तरफ जाने के लिए अपना पहला कदम ही बढ़ाया था कि तभी कायर उसे पीछे से अपनी बाहों में उठा लेता है। बिंदु चीखते हुए कहती है, अब ये क्या कर रहे हो कायर, नीचे उतारो मुझे। कायर बिंदु की आंखों में देखते हुए कहता है, नहीं बिंदु, आज नहीं। इन नाजुक पैरों को जमीन पर मत रखो, मैं हूं ना तुम्हें उठाने के लिए। आज तुम जहां बोलोगी मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा, तुम्हें यूं ही अपनी बाहों में उठाकर। बिंदु कायर की आंखों में देखते हुए कहती है, पहले मुझे युग के कमरे तक तो ले चलो, देखना कहीं सीढ़ियां चढ़ते वक्त तुम्हारी कमर ना टूट जाए। कायर अकड़ते हुए कहता है, कमर मेरी टूटती है या तुम्हारी, देखते हैं। आज अगर मैंने तुम्हें तोड़कर नहीं रख दिया ना, तो मैं भी शायर नहीं। इतना कहकर कायर बिंदु के माथे को चूमता है और उसे अपनी गोद में ही उठाकर युग के कमरे की तरफ ले जाने लग जाता है। कायर बिंदु को कभी उसके माथे पर चूम रहा था, तो कभी होठों पर, तो कभी गालों पर।
बिंदु को चूमते हुए ही वो कब युग के कमरे के अंदर घुस जाता है, उसे पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसका पूरा ध्यान तो बिंदु को चूमने पर था। कायर बिंदु को बेड के ऊपर लिटा देता है और उसके बदन को चूमना शुरू कर देता है। बिंदु ने बंगाली साड़ी पहनी हुई थी, जिसमें उसकी मुलायम मादक कमर स्पष्ट दिखाई दे रही थी। कायर बिंदु के बदन को ऊपर से लेकर नीचे तक चूमना शुरू कर देता है और बिंदु अपनी आंखें बंद करके कायर के स्पर्श को महसूस करने लग जाती है। बिंदु को धीरे धीरे परम सुख प्राप्त होने लग गया था। कायर जब से कमरे के अंदर घुसा था, वो तब से ही बिंदु को बस चूमे जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिंदु के अंदर जितना यौवन रस था, उस सारे रस को अपने होठों से पीना चाहता था। बिंदु कायर के होठों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहती है, अब बस चूमते ही रहोगे कायर, या कुछ करोगे भी? बिंदु इसके आगे कुछ और बोलती उससे पहले ही कायर अपना कुर्ता उतारने लग जाता है। अपना कुर्ता उतारने के साथ ही कायर बिंदु के बदन पर से उसकी साड़ी को भी अलग कर देता है, साथ में उसके ब्लाउज को भी। जैसे जैसे कायर अपने कपड़े उतारते जा रहा था, वो बिंदु के भी कपड़े उतारते जा रहा था। कुछ ही देर में वो दोनों पूर्णतः नग्न हो जाते हैं। कायर बिंदु और अपने कपड़े को एक कोने में फेंक देता है। बिंदु के बदन पर अब एक कपड़ा तक नहीं था। उसके छोटे छोटे बॉल की तरह वक्ष साफ दिखाई दे रहे थे। कायर उन वक्षों को चूमने लग जाता है और साथ ही अपने हाथ उसकी कोमल कमर पर बार बार फेरने लग जाता है। जितनी सुंदर बिंदु थी, उससे कहीं ज्यादा सुंदर उसका बदन था, जिस पर इस वक्त कायर अपना राज जमाए हुए था। और बिंदु के बदन की खूबसूरत अंगों को कुछ इस कदर चूम रहा था, जिस तरह एक माली अपने बाग के सबसे खूबसूरत फूलों को चूमता है। कायर बिंदु के बदन को ऊपर से लेकर नीचे तक चूमते हुए वापस से उसके चेहरे पर पहुंच जाता है और अपने होठों को उसके होठों से मिलाने लग जाता है। तभी बिंदु कायर की नग्न पीठ पर अपने मुलायम हाथ फेरते हुए कहती है, अब हम गलत तो नहीं कर रहे हैं ना कायर? कायर मासूमियत के साथ कहता है, नहीं बिंदु, हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। मैंने देखा है फिल्मों में शुरुआत ऐसे ही की जाती है, तभी मजा आता है। वो डायरेक्ट करो तो उससे मजा नहीं आता। बिंदु कायर की पीठ पर नोचते हुए कहती है, बुद्धू, मैं इस चीज की बात नहीं कर रही हूँ। कायर चीखते हुए कहता है, तो किसकी बात कर रही हो? बिंदु थोड़ा सीरियस होते हुए कहती है, यही कि शादी से पहले ये सब करना ठीक है क्या? कायर बिंदु को अपने आप पर भरोसा दिलाते हुए कहता है, बिंदु, शादी तो मुझे तुमसे ही करनी है ना, तो शादी से पहले करो या बाद में, क्या फर्क पड़ता है? बिंदु एकटक नजर से कायर को देखती रहती है। कायर आगे कहता है, हाँ फर्क पड़ता है, और वो तब जब मैं तुमसे शादी नहीं करता। और तुम मुझे अच्छे से जानती हो, मैं अपनी जान दे दूंगा पर तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। शादी करूंगा तो सिर्फ तुमसे, वरना अपनी जान दे दूंगा। बिंदु कायर को अपने वक्ष से सटाते हुए कहती है, ऐसा मत बोलो कायर, तुम भूल रहे हो, अब तुम्हारी जान में मेरी जान बसती है। तुम्हारे साथ ही मेरा जीना मरना है। बिंदु और कायर एक दूसरे को चूमने लग जाते हैं। अभी तक उन दोनों ने एक दूसरे के बदन को अपने जिस्म की गर्मी से तपाया ही था और वो संभोग शुरू करने ही वाले थे कि तभी बिंदु कहती है, पहले लाइट बंद कर दो कायर, फिर करेंगे अब जो करना है। कायर बिंदु को मना करते हुए कहता है, नहीं बिंदु, लाइट बंद नहीं कर सकते। बिंदु हैरानी के साथ पूछती है, पर क्यों कायर? कायर थोड़ा हिचकिचाहट के साथ कहता है, वो, मुझे अंधेरे से डर लगता है। कायर की बात सुनकर बिंदु हंसने लग जाती है और हंसते हुए ही कहती है, कायर, तुम ना अभी भी बच्चे हो, नाटक मत करो, चुपचाप लाइट बंद करो। कायर अपनी बात पर कायम रहते हुए कहता है, नाटक नहीं कर रहा बिंदु, सच में मुझे अंधेरे से डर लगता है, जब से इस ग्रेवयार्ड कोठी में रहने लगा हूँ। बिंदु नाराज होते हुए कहती है, कायर, आज न मैं तुम्हारे अंदर का सारा डर निकाल दूंगी। अब तुम सोच लो तुम्हें लाइट बंद करनी है या मेरे साथ करना है, और मैं तभी तैयार होंगी जब तुम लाइट बंद करोगे। उजाले में करना मुझे पसंद नहीं। कायर बड़ी दुविधा में पड़ जाता है। एक तरफ उसका डर था, दूसरी तरफ उसके अंदर की वासना, जो इतनी बढ़ गई थी कि किसी भी कीमत पर उसे बिंदु के जिस्म के साथ लिप्त होना था। वो उसके जिस्म में समाना चाहता था। कायर सोचने लग जाता है वो क्या करे। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। वो बिस्तर पर से उठता है और जहां पर लाइट का प्लग था, उस ओर जाने लग जाता है। बिंदु खुश होते हुए कहती है, आखिर तुम मान ही गए ना मेरी बात। अब मुझे पता चला क्यों पतियों को जोरू का गुलाम कहा जाता है, क्योंकि रात की रानी वही होती है, वो जो अपने पतियों से करवाना चाहे करवा सकती है। कायर लाइट के प्लग के पास तो जाता है पर लाइट बंद नहीं करता, बल्कि वहां पर जो काला स्कार्फ रखा हुआ था उसे उठा लेता है और वापस बिंदु के पास आने लग जाता है। बिंदु हैरानी के साथ पूछती है, ये क्या कायर,
तुमने लाइट क्यों नहीं बंद की? तुम करना नहीं चाहते क्या? कायर बिंदु की बात का कुछ जवाब नहीं देता है। वो बिंदु के पास आता है, उसके सिर को थोड़ा ऊपर उठाता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधने लग जाता है। बिंदु घबराते हुए कहती है, ये क्या कर रहे हो कायर? कायर जवाब देता है, लाइटें बंद। इस तरह तुम्हें कुछ दिखाई भी नहीं देगा और मुझे डर भी नहीं लगेगा। हो गया ना एक साथ दो काम। बिंदु मुस्कुराते हुए कहती है, वाह मेरे बुद्धू, क्या दिमाग लगाए है। कायर बिंदु की आंखों पर पट्टी बांध देता है। अब उसे सिवाय अंधेरे के कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अभी कायर बिंदु की आंखों पर पट्टी बांधकर उठा ही था कि तभी वो खुद से धीरे से बड़बड़ाता है, शिट, इसे भी अभी आना था क्या? इतना कहकर कायर वॉशरूम करने चला जाता है। बिंदु को पता ही नहीं था कि कायर वहां पर नहीं था। जब कुछ देर तक उसे कायर की आवाज नहीं आती है तो वो चिढ़ते हुए कहती है, कायर मुझे पता है तुम मेरे जिस्म को ही देख रहे हो ना। अब मन भर गया हो देखने से तो करना शुरू भी करोगे? इतनी मुश्किल से तो इतनी ठंडी में बदन गर्म हुआ है, वापस से ठंडा करके मानोगे क्या? बिंदु की इतने कहने की देर ही थी कि तभी उसे एहसास होता है कोई उसके बदन के ऊपर चढ़ने लग गया था। बिंदु भी मन ही मन खुश होने लग जाती है। बिंदु को एहसास हो रहा था कि कोई उसकी जांघों को अपने हाथों से मसल रहा था। बिंदु की काम वासना जागने लग जाती है, क्योंकि स्त्रियों के बदन का यही वो अंग होता है जिसमें सबसे ज्यादा कामुकता होती है। बिंदु उन हाथों के मसलने के स्पर्श को कभी अपनी जांघों पर, कभी अपने वक्ष पर, तो कभी अपने नितंब पर महसूस कर रही थी। कड़ाके की ठंड में भी उसके बदन से पसीना निकलने लग गया था। तभी उसे उसके बदन के ऊपर जो बदन था उससे अजीब सी गंध आने लग जाती है। बिंदु एक हाथ से अपनी नाक बंद करते हुए कहती है, ई कितनी गंदी बदबू है। कायर ये कौन सा परफ्यूम लगा कर आ गए तुम? कायर कुछ जवाब नहीं देता है। बिंदु भी इस बदबू को इग्नोर कर देती है, क्योंकि उसके अंदर की तड़प जाग चुकी थी। वो चाहती थी कि कायर उसके शरीर के रोम रोम में जो आग लगी है उसे बुझा दे। बिंदु को एहसास होता है कि कोई उसके वक्ष को पहले तो बड़े ही नाजुक हाथों से सहला रहा था, पर अचानक से कोई उसके वक्ष को बड़ी ही बेरहमी के साथ मसलने लग जाता है। बिंदु के सफेद वक्षों पर लाल निशान पड़ने लग जाते हैं। बिंदु दर्द से कराहते हुए कहती है, आह कायर ये क्या कर रहे हो तुम? दर्द हो रहा है मुझे, ऐसे मत करो। कायर का कुछ जवाब नहीं आता है, बल्कि बिंदु को और ज्यादा दर्द का एहसास होने लग जाता है। इतना ज्यादा कि वो उस दर्द को सही नहीं पा रही थी। बिंदु के ऊपर जो बदन था उस बदन का वजन बढ़ने लग गया था और बिंदु उस बदन का वजन सह नहीं पा रही थी। बिंदु की आंखों से आंसू निकलने लग गए थे। बिंदु रोते हुए कहती है, रुक जाओ कायर, ऐसा मत करो, दर्द हो रहा है मुझे, रुक जाओ। कुछ जवाब नहीं आता है, बल्कि बिंदु को उस दर्द का एहसास लगातार होते जा रहा था। वो बस चीखे जा रही थी। वो कायर के बदन को अपने बदन के ऊपर से हटा भी नहीं पा रही थी। बिंदु चीखते हुए कहती है, रुक जाओ कायर, ऐसा मत करो, बस करो, अब हो गया, मुझे दर्द हो रहा है। इस तरफ कायर वॉशरूम के अंदर था और हल्का हो रहा था। कायर हल्का हो ही रहा था कि तभी उसे बिंदु के चीखने की आवाज सुनाई देती है, रुक जाओ कायर, ऐसा मत करो, बस करो। कायर हैरानी के साथ खुद से कहता है, ये तो बिंदु के चीखने की आवाज थी, पर मैं तो यहाँ पर हूँ, तो फिर वो किससे रुकने के लिए बोल रही है? सदियों से है पुरानी, ये है यक्षिणी की